अंबेडकर नगर जिले के यरकी गांव जो कटेहरी विकासखंड अंतर्गत है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से संघर्ष करते हुए सीधे राजकीय मेडिकल कॉलेज जौनपुर तक की यात्रा करने वाले और मेडिकल क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां हासिल करते हुए मेडिकल क्षेत्र चिकित्सा को एक नई दिशा देने का प्रयास और अंबेडकर नगर का गौरव बनते हुए आज एबीएन न्यूज़ प्लस के न्यूज़ रूम में पधारे हैं डॉक्टर शिव कुमार जी। हम स्वागत करते हैं और सारे दर्शकों की तरफ से एबीएन न्यूज़ प्लस की तरफ से डॉक्टर शिव कुमार जी से हम ढेर सारे सवाल करते हैं। कुछ इस सवाल जो इनके निजी जीवन से होंगे, जिनसे आपको प्रेरणा मिलेगा और मेडिकल चिकित्सा में प्रयास करने वाले, अभ्यास करने वाले लोगों को प्रेरणा मिलेगा। क्या क्या उपलब्धि रहा इस क्षेत्र में, यह भी हम सवाल करेंगे। डॉक्टर शिव कुमार जी, एबीएन न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम अंबेडकर नगर की तरफ से आपका स्वागत कर ही रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप राजकीय मेडिकल कॉलेज जौनपुर तक पहुँचे हैं, यह कैसे संभव हो पाया है यरकी जैसे छोटे से गांव से निकल करके? सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें अवसर दिया कुछ अपने बारे में कहने के लिए। और चूँकि इस छोटी सी जगह पे इतना बड़ा न्यूज़ नेटवर्क चलाना ये सामान्य काम नहीं होता है, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि आपने कहा कि एक छोटे से गांव से आकर जो है और किसी मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बनना, तो ये एक आज की जो स्थिति है उसमें एमबीबीएस करना एक बड़ा काम होता है और प्राचार्य बनना तो बहुत बड़ा जो है, और वो भी किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य होना तो सामान्य बात नहीं होती, क्योंकि आजकल हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मेरिटें इतनी हाई जाती हैं कि बच्चे नहीं हो पाते हैं, एक बार में नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, 2 बार में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, 3 बार में, और इसके बाद फिर एमडी करना या एमएस करना, उसके लिए भी बहुत सारी प्रतिस्पर्धा है। और उसके बाद आप जैसा कि प्राचार्य के लिए बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। कम से कम आप 10 साल जो है 10 साल आप कम से कम सह आचार्य या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जब आप रहेंगे, और उसमें भी 5 साल कम से कम आप आचार्य या प्रोफेसर के रूप में, ये एक सामान्य सी क्वालिफ़िकेशन होती है। उसके बाद ही आप प्राचार्य हो सकते हैं। तो ये बहुत ही सच बात है कि छोटे से गांव का आदमी भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि गांव का बच्चा जब ये सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बहुत इजीली कह देता है, और उसके मम्मी पापा भी कहते हैं, एक ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो कोई सोचता है डॉक्टर बनेगा, कोई सोचता है आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। लेकिन जब वास्तविक धरातल पर जाते हैं, एमबीबीएस का जो फीस होता है, एमडी का जो फीस होता है, ये सब सारी चीज़ को अफोर्ड करना लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका सपना अधूरा रह जाता है। आपका कैसे पूरा हुआ, जबकि आप बहुत ही सामान्य परिवार से थे? नहीं ज्ञानी जी, ऐसा नहीं है। आज भी सरकार द्वारा जो संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की फ़ीस अगर आप देखेंगे तो 42,800 रुपये वार्षिक फ़ीस है। ये अगर आप मेहनत करते हैं और आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं और आप मेरिट में आ जाते हैं, तो शायद ये कोई असंभव कार्य नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे समाज में होते हैं कि 40-42 हज़ार रुपया देने के लिए आस-पास पड़ोस के बहुत सारे लोग आपकी मदद कर देंगे। मेन जो बात है, मुख्य बात ये है कि आप अगर पढ़ाई करें और मेहनत करें तो आपको फ़ीस की तो चिंता नहीं होगी, क्योंकि 42,800 रुपये कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है। बहुत सारे लोग सहयोग कर देते हैं। हाँ, ये उन बच्चों के लिए ज़रूर दिक्कत होती है जिनका राजकीय मेडिकल कॉलेज में चयन नहीं हो पाता है, क्योंकि सीटें कम हैं और अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं। तो बाहर आजकल डोनेशन की फ़ीसें आप देखिए, सरकार ने 19 लाख रुपए जो है फ़ीस तय की है, 11 लाख रुपए तय की है, लेकिन उसके नाम पे लोग हॉस्टल फ़ीस के नाम पे और डेवलपमेंट के नाम पे, क्लासेस के नाम पे 50 लाख रुपया लोग लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए दिक्कत तो है ही, जो मेहनत नहीं करते हैं या मेहनत नहीं कर पाते हैं,
या जिनका भाग्य नहीं साथ देता है किसी वजह से, या उनकी इस तरीके से परिस्थितियाँ हो जाती कि उनका चयन नहीं हो पाता। लेकिन आज भी अगर बच्चा पढ़े और मेहनत से पढ़े और लगन से पढ़े तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। और अगर आपका चयन किसी भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने बहुत ही नॉमिनल 42,800 रुपये नहीं बहुत ज़्यादा होता एक MBBS करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप उदाहरण हैं और आपके बातों से ऐसा लग रहा है किसी शायर ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कोई भी युवा आसमान में छेद कर सकता है अगर उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, और आपने वो चीज़ करके दिखाया है। यर्की से सीधे राजकीय मेडिकल कॉलेज जौनपुर में, और इतने सम्मानित आसन पर आप विराजमान हैं। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जिस फैकल्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, उसमें आपने काफ़ी शोध किया है और ढेर सारे चैलेंजिंग विषय को आपने रखा हुआ है जिसका एक समाधान निकाला है और जिसकी चर्चा अम्बेडकर नगर में होती रहती है। अम्बेडकर नगर को भी आपकी सेवा का लाभ मिले, हम तो ये चाहेंगे। अभी जौनपुर के लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन क्या कुछ आपने रेडियोलॉजिस्ट क्षेत्र में रहते हुए शोध के माध्यम से लोग इस चिकित्सा को एक दिशा दिया है? वास्तव में किसी की प्रगति में वहाँ का वातावरण का बहुत सारा योगदान होता है। तो जैसा आपका परवरिश होगा, जैसा आपके टीचर होंगे, जैसा आपका स्कूल होगा, उसका बहुत बहुत ही मायने रखता है। जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, अगर आपने पत्रकारिता कहाँ से की है, किनके साथ की है, उसका फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही इस विधा में, इस मेडिकल फील्ड में, जैसे कि मुझे ये अवसर मिला, मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, तैयारी की, और मुझे उत्तर प्रदेश का एक जो गौरवशाली जो चिकित्सा संस्थान है, संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान या PGI लखनऊ जो है, उसमें चूँकि मुझे MD करने का सौभाग्य मिला 1997 में, तो वहाँ का जो वर्क कल्चर है और बाकी मेडिकल कॉलेज का या बाकी संस्थान का जो है, उनमें काफ़ी अंतर है। तो वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है उसका भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वहाँ पे समय नहीं देखा जाता। आज भी PGI की गरिमा शायद इसीलिए बनी है कि वहाँ कोई समय से देख के नहीं काम करता। वहाँ ये करता है कि मरीज का इलाज हो, और कितना समय, रात के 12 बजे तक। मैंने तो 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक ड्यूटियाँ की हैं अपने MD के पीरियड में जो है वहाँ पे PGI में। जबकि और अन्य मेडिकल कॉलेज में आप देखेंगे, रेडियोलॉजी एक ऐसा विभाग है जहाँ पर लोग 3 बजे 4 बजे के बाद शायद ही मिलते हों। लेकिन तो इसीलिए रेडियोलॉजी में जो काम मैंने किया है, तो वहाँ इंटरवेंशन के बहुत सारे इंटरवेंशनल काम होते हैं जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी शायद है नहीं, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में नहीं है। और ये PGI का सौभाग्य है कि यहाँ बहुत ही एक्सपीरियंस हमारे टीचर रहे हैं, एक से एक टीचर रहे हैं इंटरवेंशन के मामले में। और बहुत सारे, जैसे एक तो हमारे संजय गुप्ता जी हैं जो अमेरिका की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कैंसर का वो हॉस्पिटल है, वहाँ पे पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। मैं मैं कई बार गया, 4-5 बार गया, US गया। तो एक ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की एक मुझे उस समय जो है वहाँ पे कुछ शोध पत्र पढ़ना था, तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे, मेरे को आने जाने का खर्चा दिया उन्होंने। लेकिन जब मैं वहाँ के गया तो मैंने देखा 5% वहाँ इंडियन दिख रहे थे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में, और उसमें से 2-3 हमारे संजय गांधी से जो है शिक्षा पाए वाले हुए वो लोग थे। तो रेडियोलॉजी का जो हमारा जो प्रशिक्षण हुआ उस समय, उसकी वजह से हमने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, या आप बहुत ही छोटा सा चीरा लगा के, एक 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर का लगा के, और ऐसे इलाज कर सकते हैं जिसका सर्जन द्वारा नहीं किया जा सकता, या सर्जन उस स्थिति में नहीं होता कि उसका इलाज कर दिया जाए, या दवा से जिसका इलाज संभव हो। जैसे बहुत सारी, जैसे अंदर किसी
खून की कोई जो रक्त वाहिनी होती, मान लीजिए कहीं फट गई चोट की वजह से या किसी वजह से, उसको बंद करने का काम बिना सर्जरी के जो है, ऐसे बहुत सारी जो काम होते हैं जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से आजकल होते हैं। हालांकि यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं उपलब्ध हैं, हमारे पास यूपी में 10-12 इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं अभी इस समय जो है, और पूरे हिंदुस्तान में शायद आज की डेट में 1000 से ज़्यादा पंजीकृत नहीं है। तो इस विधा में मैंने काफ़ी इंटरवेंशन का काम किया, काफ़ी शोध भी किया, और मैं कम से कम 5 बार तो मैं यूएस में गया, कई बार मैं इंग्लैंड में गया और मलेशिया गया, श्रीलंका गया, ये अपना शोध पत्र पढ़ने के लिए जो है। जी, कॉन्फ्रेंस के द्वारा और आपसे विजिट लेकर के आपके लेक्चर को लेने के लिए दुनिया के तमाम देश आपको इनवाइट करते हैं। ऐसे कौन कौन से देशों का यात्रा आप कर चुके हैं? जैसा कि मैंने अभी खुद ही बताया कि मैं यूएस करीब 5 बार मैं गया। शिकागो गया मैं 2010 में, उसके बाद न्यू ऑर्लियंस एक जगह है वहाँ 12 में गया, 13 में न्यूयॉर्क में गया, 14 में मैं सैन डिएगो गया, 16 में मैं बॉस्टन गया, जहाँ का विश्व का सबसे बेस्ट जो आप कहते हो बॉस्टन जो MBA जहाँ का बेस्ट हार्वर्ड जो है, वहाँ पे बॉस्टन में गया जो है। तो और इसके अलावा इंग्लैंड गया, स्कॉटलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, मैं मलेशिया गया, श्रीलंका गया, बांग्लादेश गया। तो ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से संबंधित बहुत सारे शोध पत्र मिलते हैं, और जिसको समय समय पे लोगों को जानकारी भी नहीं। हमारी UGC है, ICMR है, बहुत सारे लोग अगर आप अपने शोध पत्र पढ़ें और उसको भेजें तो आने जाने का खर्चा हमारी भारत सरकार द्वारा, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, अगर आप वहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको संपूर्ण खर्चा जो है वहन किया जाता है। डॉक्टर साहब, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की बात आप करते हैं, जब फिजिशियन सर्जन सब लोग फेल हो जाते हैं तब आपका ज़रूरत पड़ता है। कोई ऐसा इंसिडेंस चैलेंजिंग कि जिसको आपने किया हो अभी हाल में? जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर खून की नस अंदर फट जाए और अगर आप उसको नहीं बंद करेंगे तो मरीज़ की मौत हो जाएगी, और 10-12 घंटे बाद से ज़्यादा मरीज़ नहीं सरे। तो बहुत सारे इंटरवेंशन का ज़्यादातर काम ऐसे हुआ कि खून की नस फंस गई, तो आपको किसी ने, मान लीजिए आपकी बायोप्सी कर रहा है और वो किडनी की कोई नस ऐसी फट गई, उसकी वजह से अगर आप उसको बंद नहीं करेंगे तो मरीज़ की मौत हो जाएगी। तो बहुत सारे बार, कई सारी मतलब बहुत बार ऐसा हुआ। या कोई रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो है आपके लीवर की कोई नस फंस गई, स्प्लीन की कोई नस फट गई, पैंक्रियाज की, अगर आप उसको बंद नहीं करेंगे वो ब्लीडिंग तो वो तो मरीज़ की मौत निश्चित है उसमें जो है। तो कई बार ऐसे, अनेकों बार ऐसा हुआ। जैसा कि आपने कहा कि कोई ऐसा चैलेंजिंग जिसमें आपको लग रहा हो, जैसे मैं बताऊं, 1 साल का बच्चा था और वो बटचेरी सिंड्रोम एक होता है जो अंदर लीवर को जो खून वहाँ से ले आती नसें वो बंद हो जाती हैं, लेकिन हम लोग उसको मैनुअली एक रास्ता बना के अंदर जो है वायर, पतले पतले वायर थोड़े महंगे आते हैं, उससे फिर बैलून से फुला के एक रास्ता बना देते ताकि वो पैसे से खून अंदर आता रहे जो है। तो वो बच्चा चूँकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा पानी था, अगर हम उसको उस समय करते बहुत ही चैलेंजिंग था। इवन हमने उससे कहा, उसके अटेंडेंट से बोला हमने कि साहब देखिए इसमें 99.9% उम्मीद है कि ये बच्चे की जान चली जाएगी और ये बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट है। इसमें जैसे ही हम उस खून की नली के पास जाएंगे बाकी सारा का सारा इसके पेट में चला आएगा और हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो उसके मरीज़ के अटेंडेंट ने कहा साहब ये बताइए कि जब 99.9% ये बच्चा की जान जानी ही है तो 0.1% है, तो आप प्रयास करिए। और उसको हमने फिर प्रयास किया, और ये ईश्वर हमेशा आपकी मदद करता है। जब भी आप सच्चे काम को दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से काम करेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब भी आप प्रयास करेंगे आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे आपकी मदद करने को लिए, और ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। और उस बच्चे की जान बची। आज वो बच्चा 12-13 साल का बच्चा हो गया है, वो आता रहता है। ऐसे बहुत सारे हमने किए। बहुत सारे बिहार के मरीज़ हैं, अभी भी आते हैं हमारे पास। आज मैं वहाँ PGI से और जौनपुर में हूँ, जौनपुर में फॉलोअप के लिए बहुत सारे मरीज़ आते हैं। बंगाल के बहुत सारे मरीज़ हैं जो बंगाल के जो मरीज़ मैंने ठीक किए। और भी कई सारे इंटरवेंशन में इलाज होते हैं, जैसे वेरिकोज वेन का है उसका एब्लेशन होता है, और भी बहुत सारी लीवर का कैंसर हो गया उसको जो है इलेक्ट्रोड के माध्यम से उसको ख़त्म करना। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी भी 1000 से ज़्यादा, पूरे 138 करोड़ की जनसंख्या में 1000 से ज़्यादा डॉक्टर नहीं है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के। डॉक्टर साहब, आप पूरे दुनिया का लगभग सैर कर चुके हैं, ख़ास तौर पर मेडिकल सेक्टर में।
आप इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को जो इंडिया में पोजीशन है कहाँ पाते हैं, दुनिया का जो प्रतिस्पर्धा है? हमारे, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ का जो है, तो हमारे यहाँ एक आदमी कई सारे काम कर लेता है, लेकिन जो हमने विदेशों में देखा है कि वो पर्टिकुलर एक काम करेगा तो एक ही काम करता है और उसी का एक्सपर्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ के इतने काबिल डॉक्टर हैं कि वो नहीं, ये सत्य बात मैं बता रहा हूँ आपको कि एक एक काम को वो लोग बहुत सारे काम करते हैं, और उनके अंदर जो हमारे इंडियंस के अंदर कैलिबर है वो उनसे काम करने की उसमें बहुत ज़्यादा है। वो 4 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करते, लेकिन हमारे यहाँ लोग 18-18, 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। जैसे हमारे टीचर थे, एक फड़के साहब थे, मैंने देखा है वो कोई भी काम कर लेते हैं, आज भी कोई भी काम कर लेते हैं बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ। और अगर आप उनका सक्सेस रेट देखेंगे तो जो हमारे बाहरी जो विदेशी जो US वगैरह के डॉक्टर हैं, आज भी उनसे ज़्यादा जो है टेक्निकली वो बहुत साउंड हैं जो है। तो हमारे यहाँ चूँकि जनसंख्या ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है, इंश्योरेंस सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में। बाहर तो विदेशों में इंश्योरेंस सिस्टम है, आप गए जितना जो भी दवा लगी, महंगी लगी, सस्ती लगी, वो सारा इंश्योरेंस के माध्यम से होता, तो वहाँ इलाज करने में सुविधा होती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि गरीबी है, आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है और इलाज महंगे होते हैं, शायद इसीलिए जो है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च और पब्लिकेशन, जो हम लोग काम करते हैं उसको पब्लिश नहीं कर पाते हैं, उसको हम बता नहीं कर पाते हैं, हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाहर विदेशों में और यहाँ पे हमने यही देखा है कि वहाँ पे जो काम करते हैं वो पब्लिकेशन हो जाता है, उनको पूरी दुनिया पढ़ती, पूरी दुनिया देखती है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन पब्लिकेशन सब मिला करके अभाव के बावजूद यहाँ पर हम सफल हो रहे हैं, आप ही कहना चाहें? क्योंकि हमारा ऐसा सामाजिक और आर्थिक ऐसा ढांचा बना हुआ है कि उन चीज़ों के ना होते हुए भी हम लोग जो है काफ़ी सफल हैं जो है। बट उनके पास अगर आप उनसे देखेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोग काफ़ी पीछे। डॉक्टर साहब, ये महामारी आया देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर आया, आप मेडिकल सेक्टर को कहाँ पर पाए, कितना सफल पाए? नहीं, चूँकि ये अकस्मात अगर कोई भी चीज़ अनप्लान्ड वे में अगर आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो ये चूँकि बीमारी इस तरीके से अकस्मात आ गई, जो हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरीके से सरकार ने मैनेज किया। जगह जगह जो अभी आज की स्थिति में तो ऑक्सीजन प्लांट सब जगह हैं, सारे ICU के बेड रेडी हैं। तो उस समय ज़रूर थोड़ी मोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन आज की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सरकार ने उसको फीडबैक लेके जो है काफ़ी हद तक जो है, आज आप जाइए ज़िले में, आप जाइए ज़िलों में ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। PM केयर फंड से कोई ऐसा जिला अस्पताल नहीं जहाँ 1000 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन ना बनती हो। जो वहाँ पे ये है कि ऑक्सीजन नॉर्मल जो हवा है उसी से ऑक्सीजन बनाया जा रहा है। पहले ये होता था सिलेंडर रिफिल किया जाएगा तब, लेकिन आज हम काफ़ी ज़्यादा आगे हो गए हैं, क्योंकि हर जगह हर अस्पताल में एक जो है ये जो है ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, और वो वहीं से ऑक्सीजन लेके, हवा से ऑक्सीजन लेके और वहीं पे सप्लाई करेगा। डॉक्टर साहब, जो वाइट कोट पहनने का सपना देख रहे हैं युवा पीढ़ी, हम चाहेंगे कि आप उनको कुछ संदेश दीजिए कि कैसे संभव हो सकता है कि वाइट कोट पहनने का सपना उनका पूरा हो सकता है। ये मेहनत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर आपको आगे जाना है और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको समझाने वाले, बताने वाले, सलाह देने वाले सब जगह मिलेंगे आपको। और थोड़ा सा बस ये देखिए कि टैक्टफुली क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो पढ़नी है उतनी ही पढ़नी है हमें। पिछले साल का आप पेपर्स देखिए कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप 3 घंटे में आप सॉल्व करिए कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अनावश्यक क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, जो चूँकि माइनस मार्किंग होती है। तो जो आपको आता है उसी को आपको करना चाहिए, और जो जिसमें आपको नहीं कंफर्म है कि ये इसका आंसर नहीं पता, उसको नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आपको आते हुए माइनस मार्किंग की वजह से जो है आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। लेकिन मेहनत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, टैक्टफुली पढ़ेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन रिव्यू करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे,
तो कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है जो है। बहुत सारे सामान्य परिवार के बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा, जिनकी आर्थिक स्थिति आपसे भी ज़्यादा खराब होगी। बहुत सारे आप देखिए उसमें आजकल आते रहते हैं यूट्यूब पे कि किसी रिक्शे वाले का, चाय बेचने वाले का बच्चा IAS बन गया, IIT में सेलेक्ट हो गया, MBBS में, एम्स में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बशर्ते आपके अंदर लगन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, गांधी आश्रम में काम करने वाले का बच्चा राजकीय मेडिकल कॉलेज जौनपुर का प्राचार्य बन गया, आप एक उदाहरण हैं। और YouTube पर हमको देखने की क्या ज़रूरत, हम सारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपके पिताजी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, गांधी आश्रम में सेवा दे रहे थे, बहुत हाई प्रोफाइल एजुकेशन नहीं लिया इन्होंने, प्राइमरी से शुरू किया और गवर्नमेंट स्कूलों में ही शिक्षा ग्रहण करते हुए और इस मुकाम पर पहुँचे। और शायद अंबेडकर नगर के ये आदर्श हैं, उन बच्चों के आदर्श हैं और अंबेडकर नगर के गौरव हैं जो मेडिकल सेक्टर में जा कर के अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। ABN न्यूज़ प्लस में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।